नमस्ते माय डियर स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद से गेस्ट लेक्चरर हूँ। और आज का मेरा लेक्चर एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत मैं आपको यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी, जिसमें टॉपिक है आज का टीडीएस। इसका मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उद्गम स्थान पर कर की कटौती, जिसमें पार्ट 7 है आज। इसके 6 पार्ट मैंने आपको पहले जो है टीडीएस से संबंधित ही बताए हैं, जिसमें मैंने टीडीएस के संबंध में सारे प्रावधानों को आपको बताया है कि कौन से धाराओं के अंतर्गत कितना, कब और कैसे, किस तरीके से जो है कर की कटौती करनी है। और आज की इस क्लास में मैं बताऊंगी कर की कटौती को करने के बाद उसको किस तरीके से जो है सरकारी खजाने में जमा किया जाता है, उसकी नियत तिथि क्या होती है। क्योंकि अगर नियत तिथि के अंतर्गत कर को जमा नहीं किया जाता है तो गवर्नमेंट जो है उसके बदले में आपसे ब्याज मांगेगी, जिसको मैंने आपको पहले के लेक्चर के पार्ट 6 में मैंने आपको बताया था कि कितना प्रतिशत ब्याज देना होगा। अगर आपको याद होगा तो बताएंगे, याद होगा ही आपको, मैंने पहले के पार्ट में बताया है। 1% एंड 1.5%, दो अलग अलग प्रावधानों के अंतर्गत जो है ब्याज जमा करना पड़ता है। 1% कब जमा करना पड़ता है? जब करदाता जो है जिस तिथि को काटना है उस तिथि को उद्गम स्थान पर कर की कटौती काटता नहीं है, चूक करता है, तो बीच के जितना डिफरेंस होगा, जितने दिनों का अंतर होगा, साधारण ब्याज की दर से 1% प्रति माह क्या करना पड़ेगा, ब्याज स्वरूप देना होगा। 1.5% प्रति माह तब लगेगा जब उसको जो है करदाता सरकारी खजाने में जमा नहीं करता है, तो उसको 1.5% जो है ब्याज देना पड़ता है। जितना दिन वो डिले करते जाएगा उतने माह का ब्याज जो है करदाता को लगते जाएगा। साधारण ब्याज है ये, प्रति माह लगेगा 1.5% की दर से। और यदि कोई करदाता जो है नियत तिथि को आयकर टीडीएस विवरण जो है दाखिल नहीं करता है तो 200 रुपये प्रतिदिन जो है उसको पेनाल्टी लगती है। जितना दिन वो डिले करते जाएगा 200 रुपये प्रतिदिन का जो है जुर्माना लगते जाएगा। और जो अर्थदंड 200 रुपये लगेगा वो चालान की राशि से क्या है, अधिक नहीं हो सकती। तो आज की क्लास में अपन जो है इन्हीं प्रावधानों को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती होती है उसको जमा करने की तिथि क्या है, कब आपको चालान के थ्रू उसको जमा करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, कर को जमा करने की तिथि 2 कंडीशन में है। एक तो सरकारी कार्यालय द्वारा अगर काटा जाता है टैक्स तो, और दूसरा कैटेगरी है सरकारी कार्यालय को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के द्वारा यदि कर काटा जाता है तो यदि सरकारी कार्यालय है वहां पर किसी व्यक्ति को जो है भुगतान किया जा रहा है, तो जब कर काटा जाएगा तो कर को अपने जेब में रखा जाएगा क्या? नहीं, उसको कहाँ जमा करना है? सरकारी खजाने में। तो सरकारी कोषालय में जमा करना है तो 2 कंडीशन हो सकते हैं। या तो उसको जो कर काटा जा रहा है उसको गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास जो चालान करने के 2 माध्यम होते हैं। एक तो वो ट्रेजरी वाला चालान होता है, दूसरा जो होता है चेक के द्वारा या बिना ट्रेजरी के। यदि ट्रेजरी द्वारा जो है जमा किया जा रहा है बिना चालान भरे, तो उसको जो है जमा करने की तिथि उसी दिन होगी। मतलब जिस दिन भुगतान किया जा रहा है उसी दिन वो ट्रेजरी में क्या हो जाएगा, जमा, और ट्रेजरी के थ्रू जो है सरकारी कार्यालय में जमा, सरकारी खजाने में जो है जमा हो जाएगा। यदि वो उसको क्या करते हैं, चालान के थ्रू जो है बैंक में जमा करते हैं, तो समाप्ति की तिथि से 7 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको जमा करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण बताऊं, किसी व्यक्ति का जो आयकर मान लो काटा जा रहा है 19 फरवरी को, 19 फरवरी को काटा जा रहा है, तो फरवरी महीना जो समाप्त होगा उसके बाद 7 दिन, मतलब 7 मार्च आएगा।
तो 7 मार्च तक क्या करना है, इस राशि को जो है चालान के थ्रू सरकारी खजाने में क्या करना है, जमा करना है। तो ये हो गई इसकी डेट। अब अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी 2 कंडीशन है। अन्य व्यक्ति जो होंगे, कोई फर्म होगी, कोई कंपनी होगी, कोई संस्था होगा, कोई एचएफ परिवार होगा, बीओआई होगा, एओपी होगा, तो ये सारे जो करदाता है वो भुगतान करने की तिथि के अगले महीने के 7 तारीख तक जमा करेंगे। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण के थ्रू बताया, फरवरी को भुगतान कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक क्या करना है, इसको जमा करना है। और यदि मंथ जो है मार्च का है, क्योंकि मार्च जो कौन सा ईयर होता है, क्लोजिंग ईयर होता है और बहुत रश वाला ईयर होता है, सारी जगहों पर क्या होता है, ये फाइनेंशियल ईयर का अंतिम दिन होता है। इसलिए सरकार ने जो है इसको कितने दिन का समय दिया है, 30 अप्रैल तक क्या कर सकते हैं, इसको आप जो है सरकारी खजाने में जमा कर सकते हैं। तो यदि मार्च के महीने में जो कोई कटौती की जा रही है तो उसको जो है 30 तारीख तक क्या करना पड़ेगा, 30 अप्रैल तक जो है सरकारी खजाने में जमा करना होगा। इसके बाद ये तो हो गई नियत तिथि के बाद। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, कमिश्नर की अनुमति ले लेता है कि स्रोतों पर जो है कर का भुगतान तिमाही नहीं किया जाएगा, तो उस हिसाब से जो है उनको दिया जाता है। और देखिए इसी में ही अगर निवासी है वो ब्याज के संबंध में क्या करना पड़ता है, उनको अपनी कर की राशि जो काटी गई है उसके लिए जो है टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उसको बोलते हैं, जो रिटर्न फाइल करना होता है उसको बोलते हैं टीडीएस विवरण। टीडीएस विवरणी जो है एक या फ्लॉपी डिस्क में बना करके क्या करते हैं, प्राधिकृत व्यक्ति को जो है देना पड़ता है। बट आजकल जो है ऑनलाइन सिस्टम आया है, तो आप ऑनलाइन ही उसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं ब्याज के सहित। अब देखिए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है टेन नंबर और पेन नंबर। टेन नंबर तो मैंने आपको पहले ही बताया है, 10 नंबर किनके लिए होता है, जिनको उद्यम स्थान पर कर की कटौती करनी है तो उस व्यक्ति को जो है 10 नंबर लेना होगा, जिसके थ्रू क्या कर सके, वो चालान की राशि जो है जमा कर सके। और दूसरा होता है पेन नंबर, स्थायी खाता संख्या, देने की उपेक्षा। यदि कोई करदाता क्या करता है, स्थायी खाता संख्या जो है देने से क्या कर देता है, मना कर देता है या नहीं बताता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, आयकर की राशि जब कटवानी है तो उसको जो है उद्गम स्थान पर जो काटी गई कर की कटौती होनी है, तो कटौती कर्ता को जो है अपना पैन नंबर बताना होता है। यदि वह व्यक्ति जो है अपना पैन नंबर नहीं बताता है तो उस पर जो कर की कटौती की जाएगी उसका 2 कंडीशन होगा। एक तो जो है 20% उसका आयकर जो है काटा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपना पैन नंबर नहीं बताता है, मना करता है, तो उसका जो है 20% की दर से कटौती की जाएगी। और दूसरा है अधिनियमों की धारा में वर्णित। अधिनियमों की धाराओं में वर्णित कर जो दोनों में क्या हो, अधिक हो, दोनों में जो अधिक हो उतना क्या करना पड़ेगा, कर की राशि काटना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लो अधिनियमों में मैंने आपको पहले की जो सारी धाराओं के बारे में बताया है, किसी में 1% है, किसी में 2% है, किसी में 5% है, किसी में 10% है, किसी में 30% काटना है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्या है, कर की दर है। तो 20% या फिर ये सारे प्रतिशत जो दोनों में क्या हो, अधिक हो। जैसे किसी का काटना है 2%,
उन्होंने पैन नंबर नहीं बताया तो कितना काटा जाएगा? 20%। यदि किसी का काटना है 30%, उन्होंने पैन नंबर नहीं बताया तो दोनों में अधिक कौन सा है? 30%। तो जो दोनों में अधिक हो उतना क्या किया जाएगा? आयकर की राशि कटौती की जाएगी। और जैसे मान लो किसी व्यक्ति को अपना जो है पैन नंबर नहीं लिखना है, और या जो किसी फॉर्म में जो है पैन नंबर नहीं लिखता है, तो ऐसा फॉर्म क्या माना जाएगा? अमान्य माना जाएगा। और यदि जो है कोई व्यक्ति कम दर से काटने का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करता है, तो आवेदन पत्र में पैन नंबर नहीं लिखता है तो उसको भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। और ध्यान रखिए, जितने भी प्राप्त करता है, कटौती करता है, वो पैन नंबर बताएगा। और अभी अपने सभी पत्राचारों में, बिलों में, वाउचरों में, सारे डॉक्यूमेंट्स में ये दोनों के बीच जो भी आदान प्रदान हो रहा है उसमें पैन नंबर लिखना अनिवार्य है। जब कोई मान लो कटौती करता पैन नंबर नहीं बताता है, उस व्यक्ति को नहीं है, तो फिर जो है पैन नंबर नहीं है ये माना जाएगा कि भाई उसने तो पैन नंबर दिया नहीं है, तो मतलब कि उसके पास पैन नंबर होगा नहीं। तो इस प्रकार से जो है पैन नंबर नहीं देने वालों पर जो है कार्यवाही न करके जो है सीधा उनके कर की दर की राशि को क्या कर दी जाती है? बढ़ा दी जाती है। इसके बाद देखिए, मैं कुछ आपको उदाहरण के माध्यम से जो है बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती जो है की जाएगी, कैसे क्वेश्चन को अपने को कैसे सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन दिया है, भारत में निवासी को प्राप्त लॉटरी का इनाम 1,00,000 रुपए। भारत का निवासी है और लॉटरी का इनाम कितना है? 1,00,000 रुपए। तो इसकी उद्गम स्थान पर कर की कटौती होगी क्या? कितनी होगी? 30% की दर से। तो 1,00,000 का 30% कितना आ जाएगा? 30,000 रुपए जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाएगी। इसकी धाराएं आप लोगों को याद है कि कौन सी धारा के अंतर्गत जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती करनी है? लॉटरी से आय की धारा मैंने आपको बताया है 194B। 194B धारा के अंतर्गत जो है इनकी उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाएगी, क्योंकि ये जो राशि है इनाम जो है 10,000 रुपए से क्या है? अधिक है। इसके बाद मान लो भारत का अनिवासी है, अनिवासी को घुड़दौड़ से इनाम मिला। इनाम की राशि दी है मान लो की बात 50,000 रुपए। घुड़दौड़ में जीता 50,000 रुपए, तो इसकी भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती होगी। इसी का ही सब सेक्शन है 194B भी धारा के अंतर्गत होगी, जिसमें कि प्रावधान है अगर अनिवासी है तो सरचार्ज जोड़ के प्लस 4% शिक्षा उपकर जोड़ के, तो कितना आ जाएगा? 50,000 का 30% प्लस 4% शिक्षा उपकर। 15,000 का 4% कितना आ जाएगा? 600। तो 15,600 जो है उद्गम स्थान पर काटा जाएगा। ध्यान रखेंगे, अनिवासी के कंडीशन में सरचार्ज और शिक्षा उपकर दोनों अपने को लेना है। इसके बाद जैसे घरेलू कंपनी के द्वारा लाभांश है 40,000 का, तो इस पर जो है लाभांश कर मुक्त है, तो उस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होगी। जैसे कोई भारत में निवासी है, उसको असूचीबद्ध ऋण पत्रों पर जो है ब्याज मिला है,
ब्याज की राशि दी है 10,000 रुपए, तो 10,000 का कितना काटा जाएगा? 10%। 5,000 से राशि अधिक है तो 1,000 रुपए। इसकी धारा कौन सी है? 194A। इस धारा के अंतर्गत जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाएगी। तो स्टूडेंट इस प्रकार से अपने को क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब तक आपको धाराओं के बारे में और नियम नहीं मालूम होगा कि कितना प्रतिशत काटा जाता है और कब काटा जाता है, तब तक क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। 194 बी सेक्शन का था ये क्वेश्चन। अब देखते हैं सी सेक्शन का जो क्वेश्चन है वो देखिए दिया है क्वेश्चन। मान लो भवन जो है पट्टे पर लिया है बी लिमिटेड और इसे फर्नीचर सहित उप पट्टे पर दे दिया है। तो उप पट्टे के फलस्वरूप जो राशि प्राप्त हो रही है, किराया मिल रहा है भवन का 4,80,000 और फर्नीचर का जो किराया है वो मिल रहा है 40,000। दोनों के कंडीशन में अलग अलग है किराया। तो 194I के सेक्शन के अंतर्गत क्या होगी? कटौती होगी। तो अपने को ये कटौती बताना है कितना प्रतिशत काटा जाएगा। तो देखिए किराए का मतलब ही यही है पट्टा उपट्टा या किसी के बीच क्या हो रहा है? ठहराव हो रहा है भवन या फिर उसमें लगा फर्नीचर, उसके संबंध में। तो टोटल कितना है? 5,20,000 है। तो देखिए फर्नीचर है और भवन बिल्डिंग करके टोटल जो होता है राशि कितनी होती है? 5,20,000। तो जो काटना है टीडीएस वो कितना काटना है? 10%। तो 5,20,000 का कितना हो जाएगा? 10%। इसमें ध्यान रखेंगे स्टूडेंट 2% है, 2 भी है और 10 भी है। 2 कब है? प्लांट के संबंध में, मशीन के संबंध में, और बाकी के संबंध में कितना है? 10%। और राशि जो है कितने से अधिक होने पर? 2,80,000 से अधिक होने पर तो 52,000 क्या किया जाएगा? टीडीएस काटा जाएगा। इसके अलावा जैसे और भी क्वेश्चन, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और बताती हूँ। जैसे प्रतिभूतियों के ब्याज से आय है तो कितना काटा जाएगा? 10% प्रतिभूतियों पर। ब्याज धारा कितनी है? याद है आप लोगों को? 193। 6,000 रुपए ब्याज मिला तो कितना आ जाएगा? 10% काटा जाएगा। और राशि कितने से अधिक होने पर? 5,000 से, तो 600 रुपए टीडीएस आएगा। लॉटरी से जीत मान लो 500 रुपए है, टीडीएस काटा जाएगा क्या? नहीं काटा जाएगा, क्योंकि राशि जो है कितना है? 10,000 से कम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो टीडीएस। लाभांश तो कर मुक्त है। घुड़दौड़ 20,000 तो कितना काटा जाएगा? 30% काटा जाएगा। तो 20,000 का कितना हो जाएगा? 30%। घुड़दौड़ से जीत हो रही है 2,000 की, तो टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि 10,000 से क्या है? राशि कम है। एजेंट, लॉटरी एजेंट है ये। कमीशन की सारी धाराओं को याद रखेंगे। 194D, 194B, 194H कमीशन से रिलेटेड है। तो इसमें कितना काटना है? 5% काटना है 15,000 से अधिक होने पर। तो क्वेश्चन में 25,000 दिए हैं, तो 25,000 का कितना कटेगा? 25,000 का 5% कटेगा। 15,000 राशि है।
1250। बीमा कमीशन है 194D। 34,000 दिया जा रहा है, तो 5% काटना है तो कितना आ जाएगा 1700 रुपये। तो इस प्रकार से जो है जब तक आपको नियम नहीं मालूम होगा तब तक जो है आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती के संबंध में कब काटा जाना है, कितना काटा जाना है, ये सारे नियमों के बारे में आपको मालूम रहना चाहिए, तभी जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास जो है अपनी यहीं पर एंड होती है, जिसमें मैंने आपको टीडीएस से रिलेटेड जो कब कौन कौन सी डेट है वो सारी डेट बताई है। सो आई होप आपको मेरा लेक्चर जो है समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत जाता है लेक्चर के संबंध में तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कर सकूं। तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं। टीडीएस से रिलेटेड ये लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 7 था, जिसमें मैंने आपको टीडीएस के बारे में जो अन्य प्रावधान है वो बताए हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टीसीएस क्या होता है वो बताऊंगी, जिसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब कर का संग्रह। थैंक यू।